जैसे ही मेरी उम्र के साथ मंगनी तय हुई और जब मैंने उसके नाम की अंगूठी पहन ली तो उसी रात मुझे उम्र की काल आ गई। मेरी नंद मंगनी की रस्म के बाद ही मुझे बता चुकी थी कि रात को आप मेरे भाई की काल का इंतज़ार करना। ये सुनकर मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो गई। मैंने अपनी नंद को दबे लफ्ज़ों में कहा था कि हमारे यहाँ टेलीफोन राब्ते को अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। वो कहने लगी, भाई का इरादा तो तुम्हें अपने हाथ से अंगूठी पहनाने का था, लेकिन तुम्हारी वालदा ने इस बात पर इतराज़ उठाया तो हमने कुछ न कहा। अब जब तुमने मेरे भाई के नाम की अंगूठी पहन ही ली है तो ज़्यादा नखरे मत दिखाओ। मेरी नंद मेरी हम उम्र होने की वजह से बहुत जल्द मुझसे बेतकल्लुफ़ हो गई। रात को जब मैं कमरे में सोने के लिए लेटी तो मेरे मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आने लगी। वो नंबर देखकर मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो गई, क्योंकि मेरी नंद मुझे पहले ही इन्फॉर्म कर चुकी थी कि रात को भाई का फ़ोन आएगा, उससे बात कर लेना। मैंने बहुत झिझकते हुए फ़ोन उठाया। अगली आवाज़ एक नौजवान की थी। कहने लगा, मैं उमर बात कर रहा हूँ। उमर का नाम सुनते ही शर्म से मेरी नज़रें झुक गई, क्योंकि हमारा रिश्ता ही कुछ ऐसा था। पहले तो उसने मेरा हाल हवाल पूछा। मैंने बस जी ठीक हूँ कहकर बात को मुख्तसर किया, लेकिन उमर ने फ़ौरन तकल्लुफ़ के पर्दे उठाने शुरू कर दिए। कहने लगा, तुम्हारी तस्वीरें देख रहा था जो मोबाइल पर उस्मा ने खींची थी। उस्मा मेरी नंद का नाम था और मंगनी की रस्म पर वो मेरी ढेरों तस्वीर अपने मोबाइल पर खींच कर ले गई थी। ये सुनकर भी मैं ये नहीं समझा पा रही थी कि मुझे जवाब क्या देना चाहिए। हमारे यहाँ तो कज़नों में भी ज़्यादा बेतकल्फ़ी नहीं बरती जाती, लेकिन लड़की की उम्र जब सनबलागत पर पहुंचती है तो हमारी वालदा और चचियाँ सब अपनी बेटियों को समझाने लगती हैं कि अब तुम बड़ी हो गई हो, अपने कज़नों से फासला रखा करो। ऐसा सब कुछ अब मुनासिब नहीं लगता कि तुम उनके साथ बेतकल्फ़ी से बात करो या उनके साथ हंसी मजाक में हद से तजावुज़ कर जाओ। हमारे घर के बड़े बुजुर्ग भी हमारे कज़नों को ऐसे ही बातें समझाते थे। इसलिए जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हमारा खुद ब खुद उनके साथ एक लिहाज और मरूद का रिश्ता कायम हो चुका होता था। और रिश्तों में जब तक पाकीज़गी बाकी रहती है, रिश्ते बहुत खूबसूरत लगते हैं। मैं तो ऐसे ही माहौल में परवान चढ़ी थी, लेकिन उमर उससे बिल्कुल बरअक्स था। जो बातें उसने मुझसे की थी, मैं कानों को लो तक सुर्ख हो गई थी। कहने लगा, तुम्हारी एक एक तस्वीर को मैंने चूम चूम कर सीने से लगाया है। यह सुनकर तो मैं पूरी तरह से शर्मा गई। भला ये भी कोई बात बताने वाली थी। फिर कहने लगा, वैसे क्या हर्ज था, तुम्हारी वालदा मुझे ये मौका देती कि मंगनी की अंगूठी मैं खुद अपने हाथों से तुम्हें पहनाता। कसम से अगर इजाज़त मिलती तो पहनाते हुए मैं ही तुम्हारा खूबसूरत हाथ भी चूम लेता। उसकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर शर्म से पसीना नमूदार होने लगा। ऐसी बातें तो मैंने कभी तसव्वुर में भी नहीं सोची थी। मैंने कहा, बात सुने। दरअसल मैं उसे कहना चाहती थी कि वो मुझसे इस किस्म की बातें ना करे, लेकिन मेरी यूं कहने पर वो कहने लगा, कहो ना जाने मन, तुम्हारी बातें सुनने के लिए ही तो मैंने कॉल की है। ये सब सुनते हुए मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। सिर्फ 2 मिनट की इस गुफ्तगू ही उसने सारे शर्म हया के पर्दे हटा दिए थे और मैंने फ़ौरन फ़ोन बंद कर दिया। दोबारा फ़ोन की बेल ने मुझे बुरी तरह चौंका दिया। मैंने फ़ोन नहीं उठाया, बल्कि एक टेक्स्ट मैसेज किया कि मुझे नींद आ रही है, मैं आपसे फिर कभी बात कर लूँगी। अभी मैसेज किए हुए मुझे 1 ही मिनट हुआ था कि फ़ौरन उमर का जवाब आया, मेरी नींदें उड़ा कर तुम कैसे सो सकती हो, आज तो रात भर मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा। उसकी बातें ऐसी थीं कि मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। अभी तक मेरे घर वालों को इस बात का इल्म नहीं था कि मैंने उमर से बात की है। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। मैं नहीं जानती थी कि मंगनी के बाद मंगेतर इस किस्म की बातें करते हैं। मैंने तो सोचा था कि वो बस हाल हवाल पूछेगा, लेकिन उमर ने तो पहले ही कॉल में मेरे होश उड़ा दिए थे। उसकी उन्हीं बातों की वजह से वैसे भी मुझे पूरी रात नींद नहीं आ रही थी। 6 महीने बाद हमारी शादी तय हुई थी और मैं नहीं चाहती थी कि इन 6 महीनों में मैं उमर की उस कसम की बातें सुनूं। मैंने अपने घर की ख़वातीन से यही सुना था कि ये टेलीफोनिक राब्ते शादी के शुरू के दिनों की मोहब्बत और चाहत को ख़त्म कर देते हैं और फिर मंगेतर का रिश्ता कोई शरई हैसियत नहीं रखता। हमारे ख़ानदान में बहुत सी कज़नों की अपने ही ख़ानदान में शादियां हुई थीं, लेकिन जब उनकी मंगनी हो जाती तो दोनों का आपस में राब्ता और सलाम दुआ भी ख़त्म कर दी जाती थी।
यहाँ तक कि अगर कोई कज़न अपनी मंगेतर के घर भी जाता तो वो लड़की अपने कमरे में चली जाती और मंगेतर से पर्दा करती थी। मैं यहाँ बैठकर यही सोच रही थी कि उमर तो मेरा कज़न भी नहीं है, बल्कि वो मेरे लिए बिल्कुल अनजान है। उसके बावजूद उसकी बातें ऐसी थीं कि मैं मुनासिब नहीं समझती थी कि मुझे इससे यूं बात करनी चाहिए। अगली रात उमर का फिर फ़ोन आ गया और उस बार मैंने फ़ैसला किया था कि उसे साफ साफ बता दूंगी कि हमारे यहाँ मंगेतर के दरमियान इस तरह की बातें ठीक नहीं समझी जाती। लेकिन उसने मेरी बात सुनने के बजाय अपने जज्बात बयान करना शुरू कर दिए। इसके लिए मेरी बात कोई ख़ास अहमियत नहीं रखती थी। वो मुसलसल अपनी बेताबियों और चाहतों का इजहार कर रहा था, जिससे मुझे बेहद बेचैनी महसूस होने लगी। मैंने आखिरकार कह दिया कि उमर, आपकी बातें गैर मुनासिब हैं और मुझे अजीब लगती हैं। वो हंस कर बोला, तो फिर क्या ख्याल है? मंगेतर के दरमियान प्यार भरी बातें ना हों तो और क्या हों? क्या वो सियासत पर गुफ्तगू करें, या तो वो बातें हैं जो दिलों के बेचैन करती हैं, नींदें उड़ा देती हैं? मैंने हिचकिचाते हुए कहा, उमर, मुझे इन अल्फाज से मुखातब न किया करें, मैं उन्हें पसंद नहीं करती। उस पर वो कहने लगा, अच्छा, अगर तुम्हें मेरी जान कहना पसंद नहीं तो क्या मैं तुम्हें स्वीट हार्ट कहकर पुकारूं? उसके इस तरह के रवैये से मैं बहुत परेशान हो गई थी और अब मैं उससे बात करने से कतराने लगी थी। एक दिन मैंने उसे बताया कि मेरी वालदा को हमारी बातचीत का इल्म हो चुका है और उन्होंने मुझे सख्ती से मना किया है कि मैं आपसे रब्ता ना करूं, क्योंकि हमारे घर में ये चीज़ें बुरी समझी जाती हैं। मेरी बात सुनकर वो धमकी देने के अंदाज में कहने लगा, अगर तुमने मुझसे बात करना बंद की तो मैं खुद तुम्हारी वालदा से कह दूंगा कि मुझे ईमान से बात करने की इजाज़त दें, या मैं तुम्हारी माँ से खुद मिलकर कहूँगा। इसकी ये बातें मेरे लिए और ज़्यादा परेशानी का बायस बन रही थीं और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उमर की डिमांड्स भी बढ़ती चली गई। वो कभी वीडियो कॉल पर बात करने का कहता तो कभी मुझसे मिलने का इसरार करता था। एक बार उमर ने मुझसे ऐसी नाज़ेबा बात की कि मेरा चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। मैंने सोचा कि वो इस तरह नहीं रखेगा और मुझे कोई कदम उठाना पड़ेगा, लिहाजा मैंने उसे डांटते हुए कहा, उमर, हर चीज़ की एक हद होती है। क्या आपको ज़रा भी लिहाज नहीं? मैं अभी आपकी बीवी नहीं हूँ, सिर्फ मंगेतर हूँ और आपकी इस तरह की बेबाक तारीफ़ें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। दरअसल आपको मुझसे बात भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मंगेतर का रिश्ता कोई शरई हैसियत नहीं रखता और ऐसी फजूल गुफ्तगू करते हुए आपको शर्म आनी चाहिए। ये कहते हुए मेरा लहजा सख्त और बुलंद हो गया था। उमर भी गुस्से में आ गया और कहने लगा, ईमान, तुम किस लहजे में बात कर रही हो? मैंने तुम्हारे साथ कौन सी बेहयाई कर दी है? मैंने गुस्से में फ़ोन बंद कर दिया और उसके बाद उसकी कोई कॉल नहीं उठाई। मुसलसल 15 दिन तक मैंने उमर की कोई कॉल रिसीव नहीं की। ठीक 15 दिन बाद मेरी सास घर आ गई और कहने लगी कि हमें शादी की तारीख जल्दी चाहिए। मेरी वालदा ने हैरानी से कहा कि मंगनी के वक्त 6 महीने बाद की तारीख तय हुई थी, हमारी अभी तैयारी भी मुकम्मल नहीं हुई। सास कहने लगी, बस कुछ वजूहात हैं, इसलिए हमें 1 महीने के अंदर अंदर शादी करनी है। ये सुनकर मेरी वालदा बहुत परेशान हो गई। वालिद साहब भी हैरान थे और पूछने लगे कि आखिर ऐसा क्या मसला हो गया है, मगर सास ये बात वाज़िया नहीं कर रही थी। वो कहने लगी, कुछ घरेलू मसाइल हैं, आप बस हमें जल्द अज जल्द शादी की मुख्तसर तारीख तय कर दें। मेरे वालिद ने चचा और ताया से मशवरा किया तो उन्होंने कहा, शादी तो करनी ही है, चाहे जल्दी हो या देर से, लेकिन अगर वो लोग किसी मसले की वजह से शादी के लिए बेताब हैं तो कर दो शादी, अल्लाह खैर करेगा। उस मशवरे पर मेरे वालिद ने जल्द शादी करने की हामी भर ली। उसके बाद उमर की कोई कॉल नहीं आई। 1 महीने का वक्त बड़ी तेज़ी से गुजर गया और मेरी शादी का दिन भी आन पहुंचा। निकाह के बाद जब मुझे उमर के साथ बिठाया गया तो उसका मूड बिल्कुल मुख्तलिफ था, जैसे उसे कोई परेशानी हो और मैं समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या हुआ है। जैसे ही रुखसत होकर मैं अपने ससुराल पहुंची और उमर के कमरे में बिठाया गया, मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था कि
क्योंकि शादी से पहले भी उमर मुझसे फ़ोन पर बातें करता था और जाहिर है कि आज भी मैंने उसकी बेताबियों की तवक्को की थी। लेकिन जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ, दरवाज़ा बंद करके लॉक किया और मेरे पास आया ही नहीं बल्कि मेरी तरफ देखना भी गवारा ना किया। आज की सारी तैयारी मैंने उसके लिए तो की थी। वो सीधा अलमारी के पास गया, अपने कपड़े निकाले और वॉशरूम में चला गया। जब वापस आया तो आम कपड़ों में मलबूस था और बगैर कुछ कहे वो बालकोनी में चला गया। फिर वो कमरे में वापस ही नहीं आया। मैं दुल्हन बनी बैठी ही 2 घंटे तक उसका इंतज़ार करती रही। जब मैं थक चुकी तो बिल आखिर मैं भी बालकोनी में चली गई। वहाँ वो सिगरेट पी रहा था और चेहरे पर बड़े सख्त तासरात थे। मैंने कहा, उमर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने मेरी जानब देखे बगैर ही कहा, तुम्हें इस बात से क्या मतलब? उसका लहजा बहुत रूखा था। मैंने कहा कि मैं बैठे बैठे थक चुकी हूँ। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, तो मैंने तुम्हें कब कहा था कि बैठी रहो? जाओ, कपड़े बदलो और जाकर सो जाओ। ये सुनकर मेरा दिमाग चकरा गया और मुझे गुस्सा आने लगा। मैं इतनी बेशर्म तो ना थी कि अपने मुंह से ये कहती कि मैं तुम्हारे लिए तैयार होकर बैठी हूँ और तुम्हारे निकाह में हूँ। बगैर निकाह के तो तुम बड़ी बेताबियाँ दिखाते थे और अब क्या हुआ? लेकिन मैं ये कह न सकी। फिर भी मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि वो मेरी तारीफ़ करता और अपनी मोहब्बत का इजहार करता। मैं कमरे में वापस आई, अलमारी से अपना सादा सा लिबास निकाला और तब्दील करके लेट गई, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। 1 घंटे बाद वापस आया। मेरे बराबर लेट कर उसने लैंप बंद कर दिया। रात भर उसने अपना हक तो वसूल किया, लेकिन एक लफ्ज़ भी नहीं कहा, ना मेरी तारीफ़ की और ना ही कोई बात की। मैं हैरान थी कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा था। सुबह मैं वक्त से पहले ही उठ गई, नहा धोकर फैंसी लिबास पहन लिया और मेकअप करके पूरी तैयार हो गई। मुझे उम्मीद थी कि शायद अब तो वो मेरी तारीफ ज़रूर करेगा, लेकिन उमर सीधा नहाने चला गया और तैयार होकर कमरे से बाहर निकल गया। मुझसे एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। जब मैं कमरे से बाहर आई तो मेरी सास और नंद नाश्ता लगा रही थी। मेरी सास मुझे देखकर पास आई और दुआएं देने लगी। नंद ने कान में कहा कि बहुत प्यारी लग रही हो। मैंने बेदिली से मुस्कुराकर शुक्रिया अदा किया, क्योंकि जिसकी तारीफ मैं सुनना चाहती थी उसने एक लफ्ज़ तक नहीं कहा था। उमर सब के साथ हंस रहा था, बातें कर रहा था, जबकि मैं बिल्कुल उसके बराबर बैठी थी, लेकिन वो मुझसे यूं बेताल्लुक़ था जैसे मेरी कोई मौजूदगी ही ना हो। उमर का भाभी नाश्ता के दौरान हंसी मजाक करती रही, मुझसे नाश्ता का पूछती रही और खुश इखलाकी से पेश आई। उमर का रवैया सब के साथ अच्छा था, सिवाय मेरे। 10 दिन गुजर चुके थे और उसने मुझसे एक लफ्ज़ भी नहीं कहा था। तारीफ तो बहुत दूर की बात थी। जब वो कमरे में आता तो मुझे देखे बगैर बालकोनी में चला जाता और रात देर तक सिगरेट पीता रहता। जब आधी रात गुजर जाती तो वो वापस आकर सो जाता। बस एक ही बार वो मेरे करीब आया था। उसके बाद मैं उसके लिए यूं थी जैसे कमरे में मेरी कोई मौजूदगी ही ना हो। एक रात जब वो कमरे में आया तो मैं उसके सामने खड़ी हो गई। मैंने कहा, उमर, आपको क्या हुआ है? मुझसे बात क्यों नहीं करते? मेरी आंखों से आंसू टपक रहे थे। वो कहने लगा, मैं इसलिए तुमसे बात नहीं करता क्योंकि अभी मुझे ये नहीं मालूम कि तमीज़ से बात कैसे की जाती है, लिहाज में कैसे रहा जाता है, और तुम्हें तो ऐसे मर्द पसंद हैं जो वाहियात बातें ना करें। इसलिए प्लीज़ मुझे पहले तमीज़ सीखने दो। ये कहकर उसने बड़ी बेदर्दी से मुझे पीछे किया और बालकोनी में चला गया। मैं उसे देखकर हैरान रह गई थी कि उमर ने मेरी फ़ोन पर की जाने वाली बात को इतना ही गलत समझ लिया था। मैंने अपने आंसू पूंछे और बालकोनी में चली गई, जहाँ वो 1-2 सीटर सोफे पर बैठा सिगरेट पी रहा था। मैं उसके पास जाकर बैठ गई, लेकिन उसके माथे पर अभी भी बल थे जो उसकी पेशानी पर साफ नज़र आ रहे थे। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी बात पर उमर इतना शदीद रद्द अमल भी दिखा सकता है। हालांकि मैं गलत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने माजरत करने की पहल की। मैंने कहा, उमर, मुझे माफ़ कर दें, मुझे आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को उस मामले पर ख़राब नहीं करना चाहती थी। लेकिन उमर को ना तो मेरे आंसू नज़र आ रहे थे और ना ही उसने मेरी माजरत कबूल की।
जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो मैंने उसके कंधे पर सर रख दिया और खुद ही उसके करीब हो गई। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मर्द अगर किसी बात को अपनी अना का मसला बना ले तो औरत की छोटी सी बात पर कड़ी सज़ा भी दे सकता है, फिर चाहे उसे उस औरत से कितनी ही मोहब्बत क्यों ना हो। लेकिन मैं भी अपनी जगह दुरुस्त थी और उसके बावजूद भी उससे माफ़ी मांग चुकी थी। मेरे यूं कंधे पर सर रखने पर उमर ने बेदर्दी से मुझे पीछे किया और कहने लगा, तुम्हें ज़रा भी लिहाज नहीं? सामने इतने घर बने हुए हैं, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? तुम तो वैसे भी हया का पैकर हो, ऐसी बातें तुम्हें ज़ेब नहीं देती। मुझ जैसा शख्स करे तो समझ में आता है मैं बेशर्म और बेहया जो हुआ। मैं सिसकियों से रोने लगी और कहा, बस भी कर दो उमर, बात को ख़त्म करें। वो कहने लगा, ख़त्म ही तो कर दी है ईमान, जाओ जाकर आराम करो। मैंने कहा, आपने मुझे मुंह दिखाई तक नहीं दी, मैं कैसी लगती हूँ कभी ये नहीं बताया। मैं आपके लिए सजती हूँ, संवरती हूँ, लेकिन आप एक नज़र देखने तक नहीं आते। वो कहने लगा, मेरी तारीफ़ वाहियात किस्म की है, इसलिए उसे रहने दो। मंगनी का एक अपना चाह होता है और मैं उसे एंजॉय करना चाहता था, लेकिन तुमने मेरे साथ क्या सलूक किया। मुझे नहीं पता था कि मैं बेगैरत और वाहियात किस्म का शख्स हूँ। यह तो तुमने मुझे एहसास दिलाया कि ऐसी बातें घटिया लोग करते हैं, इसलिए मुझे तुमसे ज़रा लिहाज से रहना पड़ेगा। ये कहकर वो उठा और कमरे में चला गया। मैं वहीं खड़ी उसे देखती रह गई और सोचने लगी कि मेरा कसूर क्या था, सिर्फ एक जायज़ बात करना। उमर की बेरुखी मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो रही थी। बातों बातों में मुझे मालूम हुआ कि मेरी बड़ी जिठानी शादी से पहले मेरे जेठ के साथ बातें करती रही थी। दोनों मंगनी के दौरान कई बार रेस्टोरेंट भी खाना खा चुके थे, मेल मुलाकातें भी होती थीं और अक्सर मेरा जेठ और जिठानी अपनी उन्हीं बातों को याद करके एक दूसरे को ताने दिया करते थे कि पहले तो बड़े कहते थे शादी के बाद यहाँ लेकर जाऊँगा, वहाँ लेकर जाऊँगा, और अब क्या कर रहे हैं। मेरी जिठानी हर बात पर अपने शोहर को यही ताने देती रहती थी कि मेरी किस्मत ही फूट गई तुम्हारे साथ शादी करके। मंगनी के बाद तुमने मुझे बहुत ख्वाब दिखाए थे, कैसे मीठी मीठी बातें किया करते थे। और अब मेरा जेठ उससे कहने लगा, तुम भी तो पहले की तरह नहीं रही। वैसे भी मंगनी का नया नया शौक़ होता है, इंसान बहुत कुछ कह जाता है, ज़रूरी तो नहीं कि शादी के बाद पूरा भी करे। अब मुझे उम्र का मसला समझ में आया। शायद अपने भाई और भाभी की मंगनी शुदा ज़िंदगी देखकर वो मुतासर हुआ था, इसलिए ऐसी बातें मुझसे करना चाहता था जो मेरे लिए पहले फजूल थी, लेकिन अब उनकी अहमियत थी। हर औरत का हक है कि उसका शोहर उसकी तारीफ़ करे, मोहब्बत से बात करे, लेकिन उमर मुझे उस जुर्म की सज़ा दे रहा था जो शरअन जायज़ था। एक बार मैं अपनी जिठानी के साथ बाज़ार गई। अभी मैं मॉल में शॉपिंग कर रही थी कि मेरी नज़र उमर पर पड़ी। वो किसी लड़की के साथ हंस हंस कर बातें कर रहा था और वो लड़की काफ़ी एडवांस किस्म की थी। वो उमर के हाथ पर हाथ मार कर यूं हंस रही थी जैसे बड़ी बेतकल्लुफ़ हो। ये मंजर देखकर मेरा दिल धड़कना भूल गया। उल्टा ये देखकर मेरी जिठानी भी मुझे ताना देकर कहने लगी, ये तो होना ही था। मैंने अपनी जिठानी को हैरत से देखा और पूछा, क्या मतलब है भाभी? वो कहने लगी, देखो भाई, मंगनी के बाद तुमने उमर को बिल्कुल भी गास नहीं डाली। वो तुमसे फ़ोन पर बात करना चाहता था, तुमसे मिलना चाहता था और तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता था, लेकिन तुमने तो उसे जलील करके रख दिया। देखो, शोर होने के बाद मर्द की दिलचस्पी औरत से बिल्कुल हट जाती है। मंगनी के बाद का जोश होता है। अगर लड़की उसे अपने मंगेतर के साथ एंजॉय ना कर पाए तो वो दूसरी लड़कियों में दिलचस्पी रखने लग जाता है। अब उमर को ही देख लो, वो मंगनी पर तुम पर मरता था, लेकिन तुमने उसे जलील करके रख दिया। अब देख लो उसका अंजाम क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। मैं तो अपनी जिठानी की बात सुनकर परेशान हो गई और ये सोचने लगी कि क्या मुझे मंगनी जैसे गैर शरई रिश्ते में बेहयाई करनी चाहिए थी। मैंने तो हमेशा पाकीज़गी का दर्स सुना था और वहाँ से चली गई और मैं भी वापस आ गई। मैंने सोच लिया कि आज उमर से दो टोक बात करूँगी। जब वो घर पर आया तो बहुत खुश था। मैंने पूछा, आज आप किसके साथ घूम रहे थे? मेरी बात पर वो कुछ हैरान हुआ, फिर हंसने लगा, कहने लगा, यूनिवर्सिटी की एक लड़की मिल गई थी, बस उसे थोड़ी देर एंजॉय कर लिया। अब मुझे जैसे बदतमीज़ तो ऐसे ही होते हैं, तुम्हारी तरह तमीज़दार नहीं हूँ।
इसलिए ऐसा किया, वरना अपनी क्लास फेलो से बात तक न करता। मैंने कहा, आप ठीक कर रहे हैं, मुझ में भी आप जैसी ही होना चाहिए था। मैं भी यूनिवर्सिटी में लड़कों के साथ पढ़ती रही हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप की गलती थी कि उन्होंने मुझे निकाब और पर्दे में वहाँ भेजा। मैंने किसी भी लड़के से बेफजूल बात नहीं की, क्योंकि मुझे यही सिखाया गया था कि गैर महरम से बगैर किसी मजबूरी के बात ना की जाए। लेकिन शायद वो गलत थे, मैं भी गलत थी कि आज तक अपनी नज़रों की हिफाजत करती रही और ख़ुद को छुपाए रखा, सिर्फ इसलिए कि मैं ये समझती थी कि मेरी हर चीज़ पर मेरे शोहर का हक है। लेकिन नहीं, मैं गलत थी। ठीक तो आप ही हैं उमर, आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना जानते हैं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, यहाँ तक कि मंगनी के बाद की ज़िंदगी को भी एंजॉय करना चाहते थे, जो मैंने आपकी ख़राब कर दी। मुझे भी यही करना चाहिए था। यूनिवर्सिटी में लड़कों से हंस हंस कर बातें करनी चाहिए थी, अपने आप को छुपाने के बजाय दिखाना चाहिए था। अगर मैं उस वक्त ऐसा करती तो आज मेरे भी बहुत से लड़के दोस्त होते, जो कभी मुझे किसी मॉल में मिल जाते तो मैं उनके साथ एंजॉय कर लेती। मुझे भी उनसे हर किस्म की बात करने की आदत हो जाती, तो शायद मैं भी मंगनी के बाद आपकी हर बात का हंस कर जवाब देती। काश कि मैंने आपकी तरह उस वक्त दीन की बजाय मुआशरे को देखा होता, उसे अहमियत दी होती। बल्कि आपकी तरह यह कहकर मैं रोते बेड पर जाकर लेट गई और अपनी साइड का लैंप ऑफ कर दिया। उमर की साइड का लैंप चल रहा था। वो बेड के साथ आराम से टेक लगाए न जाने क्या सोच रहा था, लेकिन मुझे नींद आने लगी थी। कुछ ही देर बाद मैं सो चुकी थी। अगले रोज़ घर में उमर के कुछ यूनिवर्सिटी के दोस्त उसे मिलने के लिए आ गए। मैंने जब ये देखा तो एक अच्छा सा फैंसी लिबास निकाल कर पहना, खूब मेकअप किया, अपने लंबे घने बाल भी खुले छोड़े और दुपट्टे को गले में बेनियाजी से पहनकर खुद को बगैर ढांपे ही बड़ी बेतकल्फी से ड्राइंग रूम में दाखिल हो गई, जहां उमर अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। हाय, कैसे हैं आप सब? ये कहकर मैंने उमर समेत उसके तमाम क्लास फेलोज को अपनी तरफ मतवज्जो कर लिया था। अपनी खूबसूरती से मैं अच्छी तरह वाकिफ थी, इसलिए उमर के दोस्त मुझे देखते ही कुछ देर के लिए आंखें छिपकना ही भूल गए थे। लेकिन सबसे ज़्यादा जान उमर की निकली थी। मैं बड़ी अदा से चलते हुए उमर के बराबर में आकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, उमर, क्या आप मेरा तारुफ नहीं करवाएंगे अपने दोस्तों के साथ? उमर को शायद मुझसे उस किस्म के बेबाक रवैये की उम्मीद नहीं थी। वो तो ठीक से हैरान भी नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने कहा, चलो कोई बात नहीं, मैं खुद अपना तारुफ करवा देती हूँ। मैंने उसके दोस्तों की जानब मुसफ़ा किया, हाथ बढ़ाए होते हुए कहा, मैं उमर की वाइफ हूँ। मेरा यूं बेबाकी से मुसाफा करना उमर के दोस्तों को बेतकल्लुफ़ सा गिर गया था। उन्होंने भी मुझसे हाथ मिलाना और मेरी तारीफ करना शुरू कर दी। ये हैरत अंगेज़ मंजर देखकर उमर का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो चुका था और उसे यूं तड़पता देखकर मेरे दिल में बहुत ठंड पड़ गई थी। उसे समझाने के लिए मेरे पास बस यही एक रास्ता बचा था। उन्हीं लम्हात में घर की मुलाजमा भी चाय ले आई। मैंने चाय भी उन सब के अपने हाथों से पेश की थी और दरमियान में उनसे हंस कर बातें भी करती रही। उमर बिल्कुल खामोश था, मुझे गज़बनाक नज़रों से देख रहा था। कुछ ही देर में उसके दोस्त मेरी तारीफ करते हुए घर से जा चुके थे। जैसे ही उमर के दोस्त ड्राइंग रूम से बाहर निकले तो उमर ने बड़े ज़ोर से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचते हुए कमरे में ले गया। मैं जानती थी कि उसे गुस्सा किस बात पर आ रहा है। उसने बड़े ज़ोर से कमरे का दरवाज़ा बंद किया और मुझे एकदम से बेड पर फेंक कर कहने लगा, ये क्या बदतमीज़ी थी जो तुमने अभी की है? तुम्हें उनके सामने यूं बेतकल्लफ होने, सज संवर कर उनके सामने और ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? वो सब एक से बढ़कर एक बेहुदा किस्म के हैं। खबरदार, अगर तुम आइंदा उनके सामने गई तो। मैं बेड से उठकर उसके मद्दे मुकाबल खड़ी हो गई। मैंने उमर से कहा, क्यों? मैं क्यों ना उनके सामने तैयार होती? मुझे भी तो अपनी ज़िंदगी एंजॉय करनी चाहिए। बहुत अच्छा लगा, मुझे काफ़ी दिल से तारीफ़ की है आपके दोस्तों ने। ये सुनना था कि उमर का गुस्से से बुरा हाल था। मुझे दोनों बाजू से पकड़कर उसने बुरी तरह से झंझोड़ते हुए कहने लगा कि मेरी बीवी हो तुम, मेरी इज्जत हो। अगर दोबारा किसी ने तुम्हें नज़र भर कर भी देखा तो जान ले लूँगा मैं उसकी। बहुत शौक है तुम्हें तैयार होने का, मेरे लिए तैयार हुआ करो, समझी तुम? खबरदार, अगर आइंदा किसी गैर के सामने यूं तैयार हुई तो। मैंने कहा, आपके लिए क्यों? उमर
आपके नज़दीक तो मुझसे ज़्यादा आपकी वो क्लास फेलो अहमियत रखती है, मैं नहीं रखती। मेरी बात सुनकर वो कुछ शर्मिंदा हुए और कहने लगे कि मुझे तुम्हारी बात बुरी लग गई थी, मैं सॉरी करता हूँ, लेकिन प्लीज़ तुम जैसी हो ऐसी ही अच्छी लगती हो, ऐसे ही बगैर मेकअप के रहा करो। अब मुझे तुम्हारी बात अच्छी तरह समझ आ गई है। बस मैंने भाई भाभी को उनकी मंगनी के दौरान ऐसे ही टेलीफोन पर बातें करते और रेस्टोरेंट में मिलते देखा था, इसलिए मुझे भी ऐसा शौक होने लगा कि जब मंगनी होगी तो मैं भी ऐसा ही करूँगा। लेकिन तुमने अभी उम्र की बात मुकम्मल नहीं हुई थी कि कमरे से बाहर लड़ाई झगड़े की आवाज़ें आने लगी। मेरी जिठानी के ताने दोबारा शुरू हो गए थे। वो कह रही थी, पहले तुमने मुझे बड़े ख्वाब दिखाए और अब तुम मेरे साथ वैसी मोहब्बत नहीं करते जैसी कि पहले करते। अब मुझे तुम्हारी बेताबियां नज़र नहीं आती, जबकि मुझे तुम्हारी उन्हीं बेताबियों की आदत हो चुकी है। मेरे जेठ ने जवाब दिया कि वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। शादी के बाद मर्द पर बहुत सी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। ये बात भूलो कि अब हमारे 2 बच्चे हैं और हमारी शादी को भी 5 साल गुजर चुके हैं। अब मैं तुम्हारे नखरेबाजी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी जिठानी ने कहा, तुमने तो शादी के बाद भी मुझसे वो मोहब्बत नहीं की जो मंगनी में किया करते थे। मेरे जेठ ने जवाब दिया कि शादी से पहले जो कर चुका था, उसलिए शादी के बाद मुझे तुम में वो जान नज़र नहीं आई। अब ये फजूल बहस ख़त्म करो, समझ आई। लेकिन मेरी जिठानी तो लड़ाई झगड़ा कर रही थी और मैं कमरे में उन दोनों की आवाज़ें सुनकर उमर की तरफ देख रही थी, जो शर्मिंदा सा मेरे सामने खड़ा था। फिर उमर कहने लगा, तुम बिल्कुल ठीक थी, कुछ चीज़ें अपने वक्त पर ही अच्छी लगती हैं। अगर हम शादी से पहले एक दूसरे को हद से ज़्यादा समझ जाते या करीब हो जाते तो शायद शादी के बाद हमारे पास करने के लिए कुछ न होता। अल्लाह ताला ने वाकई पाकीज़गी में कशिश रखी है। उमर ने मुझे अपनी गिरफ्त में लेते हुए कहा कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे इतनी अच्छी बीवी मिली, बिल्कुल कनौल के फूल की तरह पाकीज़ा, जो उसे बेहया मुआशरे में भी अपने आप को पाकीज़गी में ढांपे रखती है। मैं भी उमर के मामले में मुतमिन हो चुकी थी कि उमर वाकई देर आए लेकिन दुरुस्त आए, और यूं अल्लाह ताला ने मुझे मेरी नेक नीति और पाकीज़गी का बिलाखिर मीठा फल मुझे दे ही दिया। इस वीडियो को देखने वाले तमाम नाजरीन से मेरा एक सवाल है कि आपने इस सबक मोज़ कहानी से क्या सबक सीखा। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा, हम आपकी राय के मुंतज़र रहेंगे। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ मज़ीद ऐसी नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।